A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में पूछा जाना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रीमिस्ट ईरा स्वदेशी मूवमेंट में। अब देखिए ये टॉपिक आपके सीडीएस एनडीए एफकेट आईएनएन एंड टेरिटोरियल आर्मी सभी एग्जाम्स में आएगा। अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट ईरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडरेट से उतना आउटपुट नहीं आ रहा था और एक्सट्रीमिस्ट से काफी उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा आउटपुट आ रहा था, मास से रिलेट कर पा रही थी। इसके बाद आएगा गांधी ईरा। तो पहले हम जरा खत्म करते हैं आज एक्सट्रीमिस्ट ईरा के पार्ट 1 को। अब देखिए कहानी में क्या होता है कि बंगाल जो होता है उसका पार्टीशन करना चाहते हैं लॉर्ड कर्जन। ईयर है 1898 टू 1905 की कहानी है ये। लॉर्ड कर्जन कहते हैं जनवरी 1904 को कि मैं बंगाल का पार्टीशन करना चाहता हूं। अभी इसे आइडिया दिया है कि हाँ मैं करना चाहता हूं और 1905 में ये बात ये डिक्लेयर कर देते कि हाँ मैंने कर दिया और वो तारीख थी एग्जैक्ट 16 अक्टूबर 1905। उनके पास इसका पार्टीशन करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि यहां पर इंडिया में पेट्रोटिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है। यहां पर हिंदू मुस्लिम एक साथ है। बंगाल में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। बंगाल में यूनिवर्सिटी में लोग जो स्टूडेंट्स है वो पॉलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस रीजन को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से तोड़ दिया जाए। अगर इसे एक बार तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं यहां से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ये होल्ड हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। खैर यहां से जब हम आगे चले तो 1904 में उस वक्त हो क्या रहा था जब लॉर्ड कर्जन ने इस बात को अनाउंस किया कि मैं पार्टीशन करने जा रहा हूं बंगाल का। तो दो जनरल आते थे, एक था बंगाली एक था संजीवनी। बंगाली जो लिखा जाता था वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एंड संजीवनी लिखा जाता था कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा। और ये उस पर एग्रेसिवली पोस्ट करे जा रहे थे कि यहां पर ऐसा हो रहा है और लॉर्ड कर्जन सही नहीं कर रहे हैं, हमारे देश की यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल की यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, पहले बंगाली हैं। और इस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे बट इस चीज को अपोज करना ही पड़ रहा था। अब इनके साथ इस जनरल के साथ आईएनसी भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आके खड़ी हो गई कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होगा। पिटीशन साइन हुई और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मतलब सेंड कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनको सेंड कर दिया गया। यहां से जब कहानी आगे बढ़ती है तो 1904 में दिसंबर का जब सेशन होता है बॉम्बे में तो एक इंसान को बुलाया जाता है जो अंग्रेज होते हैं, उनका नाम है हेनरी कॉटन। वो एक्स चीफ कमिश्नर होते हैं असम के और उनके सामने इस आइडिया को रखा जाता है। ये हेनरी कॉटन जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये इस बात से सहमत करते हैं कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो इनको अपना चेहरा बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश तब चला रही थी उसके सामने प्रेजेंट करते हैं बट उससे कोई फायदा नहीं होता है। और 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन डिक्लेयर हो जाता है और 7 अगस्त को एंटी पार्टीशन मूवमेंट इसके लिए चलना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं होगा। ये शुरुआत की थी कांग्रेस ने। अब इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में होता क्या है, इसके जो मेन लीडर होते हैं वो होते हैं मॉडरेट्स। नाम है उनका सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड कृष्णा कुमार मित्रा। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो होते हैं वो सिर्फ असिस्टेंस के नाम पे काम कर रहे होते हैं। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करा होता है टाउन हॉल में जो कलकत्ता में होता है, जैसे आज अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल धरना करते हैं ना, मैं भूल गया क्या नाम है, कौन सा मैदान है वो। तो जैसे दिल्ली में वो अपना हल्ला करते हैं उसी तरह इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया टाउन हॉल में। जब ये पार्टीशन होके चुकता है बंगाल में तो इस चीज को कहीं ना कहीं फिर भी रोकने की कोशिश की जाती है, किसी तरह से प्रोसेस पूरा रिवर्स हो जाए। डिक्लेयर किया जाता है कि 16 अक्टूबर 1904 डे नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग होगा, मतलब बहुत ही दुख भरा दिन माना जाएगा। लोग फास्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, पीपल बेयरफुट गंगा तक जाएंगे और वहां पर डुबकी लगाकर आएंगे। और एक गाना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है अमर सोना बांग्ला, ये गाया जाएगा हर जगह। ये बाद में जो गाना है अमर सोना बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन जाता है। इसके साथ वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ ने एडिट किया था वो हर घर में बजना शुरू हो जाता है पार्टीशन होते ही कि नहीं हमें पार्टीशन चाहिए नहीं। हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों को राखी बांधने लगती हैं जिससे यूनिटी शो हो। आनंद मोहन बोस लेड करते हैं फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल टू मार्क यूनिटी कि हम एक हैं और हमें तोड़ा नहीं जा सकता। ये तब की कहानी है जब पार्टीशन डिक्लेयर हो गया है, किसी ना किसी तरह से बस रोका जा रहा है कि ये जो पार्टीशन की बात बोली गई है लॉर्ड कर्जन ने
ये वापस ले लें और हम टूटेंगे नहीं। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका है, उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल चुका है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट इतना एग्रेसिव हो चुका होता है, इतना लोगों में वाइडली स्प्रेड हो चुका होता है कि कब वो स्वदेशी मूवमेंट बन चुका होता है पता नहीं लगता। अब ये स्वदेशी मूवमेंट होता क्या है? स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है? खुद की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करना। वो एक ऐसा टाइम था कि अंग्रेज यहां से रॉ मटेरियल ले रहे थे, ब्रिटिश भेज रहे थे, ब्रिटिश से उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर गुड यहां पर इंडिया में लेकर आ रहे थे। तो जो यहाँ के मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, पीजेंट हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनके लिए कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था और वो बहुत गरीबी रेखा पर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं तब के लीडर्स ने, मॉडरेट लीडर ने इस बात का हिसाब करा कि अगर हम अपनी चीजों को बनाएं और अपने आप में ही बेच लें तो हमारे देश का पैसा हमारे अंदर ही रहेगा और रोजगार भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे और डेवलप होंगे और गरीबी हमसे दूर रहेगी। इसके लिए उन्होंने कुछ मूवमेंट इसमें स्टार्ट किए। पहले तो हो गया कि अब खुद की चीजें बना के मतलब खुद की बनाई हुई चीजें ही इस्तेमाल करनी है। फिर बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें हैं। अब इस बात से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है हिंदुस्तानियों को कि जो अंग्रेजों का प्रॉफिट हो रहा था कि भाई पहले यहां से रॉ मटेरियल ले जाओ, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश में बनाओ और वापस इंडिया लेकर आओ, उसे भेज दो, तो उनका बहुत प्रॉफिट हो रहा था। वो सारा का सारा प्रॉफिट अब डिक्लाइन होने लगा और ये बहुत ही पावरफुल मूवमेंट की तरह आगे बढ़ने लगा। फॉरेन गुड्स को जला दिया गया, जो बॉयकॉट कर दिया उन सभी शॉप्स को जो फॉरेन गुड्स को बेच रही हैं, सबके सब अपने आप रिलायंस हो गए और यहां से क्राफ्टमैन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो गए। यहां तक की बात हमें समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ, 1905 में दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है बनारस के अंदर। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले उसके चेयरमैन होते हैं और कहते हैं कि ये बात जो पार्टीशन की हुई है बिल्कुल अच्छी नहीं है और स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट को हम सपोर्ट करते हैं। अब इस बात से, खाली सपोर्ट करने की बात से, वो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो इतने खुश नहीं होते क्योंकि वो मानते हैं कि अब इसे फुल फ्लैश वॉर के टाइम, मतलब फुल फ्लैश वॉर की तरह से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसके कारण एक्सट्रीमिस्ट अब पिक्चर में आते हैं। आप देखिए 1905 में जब लास्ट सेशन हुआ है कांग्रेस का, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर पावर में आ रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ा दिया। इसमें इस मूवमेंट में एक आगे लेकर आए पैसिव रेजिस्टेंस, वो थे आनंद भट्ट। आनंद भट्ट ने क्या करा कि हम क्या करेंगे, हम किसी पे हथियार नहीं चलाएंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, बट अब एग्रेसिवनेस इतनी होगी कि हम हर जगह धरना भी करेंगे, हम प्रोटेस्ट करा करेंगे, हम किसी ना किसी तरह जैसे गाना गा के उनको ये दिखाएंगे कि हम ये बात रखते हैं कि हम आपकी सत्ता चाहते ही नहीं है। कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, सीधे सत्ता छोड़ो, खत्म कहानी। अब इसमें और आगे चलें तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब एक नया लीडर है, कोई नया इंसान उभर के आ रहा है तो उसको एकदम से फॉलोइंग तो नहीं मिलेगी। तो उस फॉलोइंग लाने के लिए उन्होंने जो रीजनल फेस्टिवल होते हैं, गणपति, शिवाजी फेस्टिवल, उनका इस्तेमाल किया, वहां पर अपने स्वदेशी वाले आइडियाज को रिप्रेजेंट करा और वहां से उनकी फॉलोइंग बननी स्टार्ट हुई। और ये मूवमेंट जब स्पार्क्ड हुआ तो मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में भी फैल गया। कहीं पहले ये सिर्फ जो मूवमेंट था बंगाल तक ही था, बट अब देखिए अब देश के दूसरे कोने में भी जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो रही थी। तो यहां से मॉडरेट होते हैं खत्म। अब आती है कहानी 1900 से 1915 तक हमारे एक्सट्रीमिस्ट की। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। और अब यहाँ पर होती है हमारी वीडियो का एंड। मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा, देखिए ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन कोर्स है। मतलब अगर आप सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ₹1 देना है, वो भी सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि आप डेबिट कार्ड यूज करके लगेगी आपकी। बाकी आप सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की तैयारी फ्री में कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिस दिन से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो वहां पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है टॉप विथ प्लस, और आपका सब्सक्रिप्शन कोड आपके पास हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि जैसे आप ₹1200 का जब आप जाएंगे तो आपको 1 मंथ का सिलेक्ट करना है। उस 1 मंथ की कॉस्ट होगी 1200। 1200 में जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन। कूपन में जाके आपको डालना है टॉप विद प्लस, और ये जो ₹1200 हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे ₹0 में। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से पे करना है और पे में आपकी सिर्फ ₹1 ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी और आप सीडीएस का प्लस कोर्स ले सकते हैं। कहानी होती है यहाँ पर खत्म। 2 किताबें हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं मगर मेरी वीडियो रोज ही देख रहे हैं। इन 2 किताबों का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड दूसरी किताब का नाम है द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। कहानी इन दोनों किताब में इस तरह से है कि ये किताब आपको अवेयर कराती है आपकी गलतियों के बारे में, और एक जो सक्सेसफुली
इंसान बनने के लिए तैयारी की जरूरत होती है, उस बारे में बात करती है। ये किताब लिखी गई थी 1986 में। कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उस बारे में बात करता है। फिर सेल्फ कंट्रोल की कई चीजें ऐसी होती हैं, हम पर्सनल इंटरव्यू में अपने आप ही बोलते चले जाते हैं, तो अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं और हार्ड टाइम में मोटिवेट कैसे करते हैं। जैसे एक ओएल की होती है लाइवलीनेस, उसकी बात यहाँ करते जाते हैं। फिर सेल्फ एक्सपेंटेंसी, सेल्फ इमेज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड आखिर में सेल्फ प्रोजेक्शन की आपने जो ये सब सीखा है इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। तो अगर आप इसे नोटिस करें पूरी कहानी को, तो ये फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी सब बता देता है आपको। जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आ जाता है। और जब हम आगे चलते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाले या सेल्फ एक्सपेंडिचर, सेल्फ इमेज में, तो आपके सारे फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। एंड लास्ट में बचता है डिटरमिन, करेज एंड स्टैमिना, वो आपका प्रोजेक्शन वाले में और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी है हमारी इस किताब की। आगे चलते हैं अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये किताब आपको सेक्स प्लस रोमांस प्लस एसएसबी में सारे जितने भी पार्ट होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है अपनी लाइफ के थ्रू। कट। अगली किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस किताब में टैट, वैट, एसआरटी, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है थ्रू हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसमें ये अपनी लव लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस रोमांस प्लस एडवेंचर, इन सब की बात करता है, जिससे ये किताब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये नॉवल की तरह आप पढ़ सकते हो एक सेटिंग में। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होगा तो हैशटैग वाचने करके मुझे बताइए और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।